डेट है आज की 27 जनवरी 2025 और आज हम करने वाले हैं पंचायत का चैप्टर। तो सबसे पहले समझना, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन कौन से एक्ट के थ्रू मिला था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गया था। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल। ठीक है। फिर आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी, जो आर्टिकल 40 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो डीपीएसपी से डील करता है, उसमें भी ऐसा लिखा गया है कि स्टेट को स्टेप्स उठाने चाहिए टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड उसे जो नेसेसरी पावर्स हैं वो देने चाहिए। इसके बाद जो फर्स्ट स्टेट था जिसने पंचायती राज एस्टेब्लिश किया था वो था राजस्थान, नगौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 1959 में। फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। क्या बोला मैंने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट। इसके बाद जो लॉर्ड रिपॉन रेजोल्यूशन लिया गया था, पास किया गया था, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए पास किया गया था एंड उसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एंड लॉर्ड रिपॉन को हम लोग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। 1882 में पास हुआ था लॉर्ड रिपॉन रेजोल्यूशन। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन इंडिया, पंचायत कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया में। सबसे पहले तो आया बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, फिर आया अशोक मेहता कमेटी 1977 में, फिर दंतेवाला कमेटी 1978, हनुमंथा राव कमेटी 1984, जीवीके राव कमेटी 1985। इसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी 1986, थुंगॉन कमेटी 1988 एंड फाइनली गडगिल कमेटी 1988। इसके बाद 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गया। तो इसके की प्रोविजंस देखेंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा विलेज पंचायत के लिए एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा पंचायत समिति एंड जिला परिषद के लिए। ठीक है। ऐसा बोला बलवंत राय मेहता कमेटी ने कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर विलेज पंचायत एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ओके। इसके बाद आया अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि 2 टियर होना चाहिए, 3 टियर नहीं। 2 टियर होना चाहिए पंचायत के लिए एंड विलेज पंचायत नहीं होगा, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगा, जो जिला परिषद होगा, वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जिला परिषद। सो डिस्ट्रिक्ट्स वुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एंड उन्होंने ये भी बोला अशोक मेहता कमेटी ने कि रेगुलर सोशल ऑडिट्स होते रहना चाहिए एंड इनको टैक्स लगाने का भी पावर होना चाहिए पंचायत को, ताकि वो अपने फंड्स को मोबिलाइज कर पाए खुद से। ठीक है। एंड उन्होंने अशोक मेहता कमेटी ने एस टीज के लिए भी सीट्स को रिजर्व करने का बात किया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी उन्होंने बोला कि देना चाहिए पंचायत को। बट इनके जो रिकमेंडेशंस थे इन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ये हो गया बलवंत राय मेहता कमेटी एंड अशोक मेहता कमेटी 1957 1977। इसके बाद आया दंतेवाला कमेटी 1978, जिन्होंने ब्लॉक लेवल प्लानिंग के बारे में बात किया। दंतेवाला कमेटी ब्लॉक लेवल प्लानिंग। इसके बाद 1984 में हनुमंथा राव कमेटी आया, जिसमें उन्होंने बोला कि सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज होने चाहिए अंडर ईदर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अ मिनिस्टर, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज। ये बोला हनुमंथा राव कमेटी ने। फिर आया जीवीके राव कमेटी। जीवीके राव कमेटी आया टू एग्जामिन द प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन, रूरल डेवलपमेंट के लिए एंड पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए आया जीवीके राव कमेटी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक पोस्ट क्रिएट कर दो, पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, एंड रेगुलर इलेक्शंस होते रहने चाहिए पंचायत में। एंड उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बोला कि ग्रास विदाउट रूट्स है ये, कि ग्रास तो आप लगा रहे हो बट रूट्स नहीं है। तो ये बोला जीवीके राव कमेटी ने। इसके बताया एलएम सिंघवी कमेटी, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेपर प्रिपेयर किया ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कि रिवाइटलाइज हम कैसे कर सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ये बताया एलएम सिंघवी कमेटी ने। एंड उन्होंने ये भी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एंड 3 टियर सिस्टम विद जिला परिषद इन्होंने रिकमेंड किया, 3 टियर सिस्टम। तो अगर आप देखो बलवंत राय मेहता कमेटी ने भी 3 टियर बोला था, अशोक मेहता ने 2 टियर बोला था, अभी फिर एलएम सिंघवी ने बोला 3 टियर ही होना चाहिए। फिर आया थुंगॉन कमेटी, इन्होंने फिर से बोला कि 3 टियर होना चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए एंड फिक्स टेन्योर होना चाहिए इनका 5 इयर्स का, प्लस वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। थुंगॉन कमेटी में ने ये भी बोला एंड बोला कि ऑल द 3 टियर्स में रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स का ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज रिजर्वेशन फॉर वुमेन।
एंड ईच स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो इनके मैक्सिमम रिकमेंडेशन को मान लिया गया लेटर ऑन। फिर आया गडगिल कमेटी 1988 में ही, इन्होंने भी यही रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, 3 टियर होना चाहिए एंड 5 ईयर का टेन्योर होना चाहिए। फिर डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए फॉर मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट ऑल द 3 लेवल्स, एंड एससीज एसटीज एंड वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व होने चाहिए, एंड इनके पास पावर टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज होने चाहिए, एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश होना चाहिए। इन्होंने बोला, इनके भी सारे रिकमेंडेशंस को मान लिया गया जब ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ पंचायत। तो ठीक है, इसके बाद आता है पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें 11th शेड्यूल ऐड किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल ऐड किया गया पार्ट 9 के अंदर। तो पार्ट 9 और 11th शेड्यूल के अंदर आता है पंचायत, जबकि म्यूनिसपैलिटी आता है 12th शेड्यूल में पार्ट 9A में, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है पार्ट 9B में। ठीक है, पंचायत पार्ट 9, म्यूनिसपैलिटीज पार्ट 9A एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर देखें तो 11th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया पार्ट 9 में, एंड 29 फंक्शनल आइटम्स बनाए गए कि ये फंक्शंस हैं जो कि पंचायत को दिए जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 243G है रिगार्डिंग द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, 243H है पावर टू इम्पोज टैक्सेस, एंड 243I है फाइनेंस कमीशन। ग्राम सभा अगर देखें आर्टिकल 243A में है, एंड आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, मतलब जो डीपीएसपी का आर्टिकल है वो ऐसा कहता है कि स्टेट को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कर पाए एंड उन्हें जो पावर्स दिए जाने चाहिए वो पावर्स दिए जाए। एंड ये एक सिंबल है ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं इनके विलेज के, वो सारे मेंबर्स होते हैं पंचायत के, एंड इनके फंक्शंस डिटरमिन किए जाते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसके बाद 3 टियर पंचायत सिस्टम। इंडिया में क्या है, 3 टियर पंचायत सिस्टम है। कौन कौन से टियर्स हैं, विलेज, इंटरमीडिएरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 लेवल्स पे है, विलेज, इंटरमीडिएरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके बाद स्टेट्स विथ लेस देन 20 लाख पॉपुलेशन में नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। फिर उन्होंने ये प्रोविजन बनाया कि 3 लेवल तो आपको बनाना पड़ेगा, विलेज, इंटरमीडिएरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट अगर आपका उस किसी स्टेट का पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो इंटरमीडिएरी लेवल पे आपको बनाने का जरूरत नहीं है पंचायत। ठीक है, फिर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ऑल द लेवल्स में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जो चेयरपर्सन होगा ऑफ अ पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच मैनर एज द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन्स। तो स्टेट लेजिस्लेचर जैसे डिटरमिन करेगा उसी तरीके से चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत वो इलेक्ट होंगे। द चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एंड अदर मेंबर्स ऑफ अ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत। जो पंचायत के जो मीटिंग्स होंगे उनमें राइट टू वोट होगा, चेयरपर्सन के पास भी एज वेल एज मेंबर के पास भी। ठीक है, इसके बाद समझना कि जो 3 लेवल्स हैं, तीनों ही लेवल में एससीज एंड एसटीज के लिए रिजर्वेशन है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन है ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। बट जो एससीज हैं उनके लिए अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व नहीं है सीट्स। ठीक है, पंचायत के लिए क्या बोला मैंने, सभी स्टेट्स में एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश एससीज एंड एसटीज के लिए सीट्स रिजर्व होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एससीज के लिए रिजर्वेशन नहीं है बट एसटीज के लिए एंड वुमेन के लिए है। तो सभी स्टेट्स में पंचायत में सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एसटीज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, एंड वुमेन के लिए 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड। इसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन के लिए प्रोवाइड कर सकता है चाहे तो, एंड उन्होंने बोला कि प्रोवाइड करना ही होगा। तो एससीज एंड एसटीज के लिए सीट्स को रिजर्व करना होगा और चेयरपर्सन के ऑफिस के लिए। ठीक है, एंड वुमेन के लिए एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि चेयरपर्सन के लिए हैं वो वुमेन को देने पड़ेंगे, तो वो रिजर्व होंगे वुमेन के लिए, 1/3 ऑफ द सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व, एंड पॉपुलेशन के बेसिस पे एससी एंड एसटीज के लिए रिजर्व। ठीक है, इसके बाद The Act also authorizes the legislature of a state to make any provision for the reservation of seats in the panchayat at any level in favor of backward classes. तो एक्ट ऑथराइज करता है स्टेट लेजिस्लेचर को ताकि वो कोई भी प्रोविजन बना सकता है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स
इन द पंचायत एट एनी लेवल इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो सीट्स रिजर्व कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ सकता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है या स्टेट लेजिस्लेचर के पास, द आंसर इज स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है। इसके बाद the reservation of seats as well as the reservation of offices of chairpersons in the panchayats for the scheduled castes and scheduled tribes shall, shall cease to have effect after the expiration of the period specified in article 334, that is 80 years। तो जो रिजर्वेशन है एससीज एंड एसटीज के लिए पंचायत में चेयरपर्सन के ऑफिसर्स के लिए, वो 2030 के बाद नहीं होंगे, रिजर्वेशन नहीं होगा। तो मतलब वैसे ये हर साल, मतलब हर 10 ईयर्स पे 10-10 साल बढ़ा देते हैं, तो ये 10 साल फिर से हो सकता है बढ़ा दिया जाए, बट अभी ये प्रोविजन है कि 2030 तक है ये रिजर्वेशन एससी एंड एसटीज के लिए पंचायत में। इसके बाद ड्यूरेशन अगर देखें तो क्या ड्यूरेशन है, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन रहता है, टेन्योर है 5 ईयर्स का। लेकिन जो इलेक्शन करा रहा है फ्रेश इलेक्शन पंचायत के लिए, वो 5 ईयर्स का टेन्योर खत्म होने से पहले ही फ्रेश इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन मान लो अगर डिसॉल्व हो गया बिफोर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, अगर पहले ही डिसॉल्व हो गया तो उस टाइम पे आपको विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ डिसोल्यूशन आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब डिसॉल्व हुआ उसके बाद अगर 6 महीने से कम बचे हैं तो फिर फ्रेश इलेक्शन कराने का जरूरत नहीं है। एंड एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पंचायत जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होता है आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, मतलब पहले ही डिसॉल्व हो गया मान लो 2 साल के बाद, तो जो डिसॉल्व हुआ तो फिर वो फ्रेश 5 ईयर्स के लिए वो इलेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए इलेक्ट होगा। तो वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड ही सर्व करेगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 साल के बाद अगर डिसॉल्व हो गया तो सिर्फ रिमेनिंग 3 पीरियड ही सर्व करेगा। पंचायत में ऐसा है, जबकि अदर केसेस में ऐसा नहीं है। एमपीज के केसेस में, एमएलए के केस में ऐसा नहीं है, बट पंचायत के केस में ऐसा है कि सिर्फ रिमेनिंग टेन्योर को ही सर्व करेगा। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 243F, अगर किसी भी लॉ में अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर गेटिंग इलेक्टेड इन पंचायत सीट्स। तो अंडर एनी लॉ अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो इस पर्पस के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद अगर उसका एज 21 ईयर्स से कम है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बट 25 से कम है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अगर लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है, राज्यसभा के लिए 30 है, बट पंचायत के लिए 21 है, ध्यान देना। तो 21 ईयर्स भी अगर हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो जो पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराते हैं। एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर ही अपॉइंट करता है। एंड शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, shall not be removed from the office except in the manner and on the grounds prescribed for the removal of high court judge। तो हाई कोर्ट जजेस का जैसे भी रिमूवल होता है जिस ग्राउंड पे, उसी ग्राउंड पे रिमूवल होगा एंड उसी तरीके से रिमूवल होगा इनका। तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं एंड उनका रिमूवल वैसे ही होगा जैसे कि एक हाई कोर्ट जज का रिमूवल होता है। अच्छा, एंड कंडीशंस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन आर डिटरमिन्ड बाय द गवर्नर। तो उनके कंडीशंस एंड टेन्योर भी गवर्नर ही डिटरमिन करता है। एंड सर्विस कंडीशन ऑफ एसईसी may not be varied to his disadvantage। तो जो सर्विस कंडीशंस होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के, उसको आप वेरी नहीं कर सकते हैं टू हिज डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस बना सकते हैं बट डिसएडवांटेजेस नहीं बना सकते हैं वेरी करके। ठीक है, ये हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। एंड रिमूव ऑफिस से होगा उसी मैनर में जैसे हाई कोर्ट जज रिमूव होता है। एंड कंडीशंस एंड टेन्योर आर डिटरमिन्ड बाय द गवर्नर। एंड सर्विस कंडीशंस डिसएडवांटेज नहीं कर सकते हैं, मतलब सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज। इसके बाद बार और टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो ये जो एक्ट है ये बार करता है कोर्ट्स को इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ पंचायत। तो जहां पे पंचायत का इलेक्टोरल मैटर है वैसे मैटर पे कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद अगर कभी भी पंचायत का कोई भी इलेक्शन होता है तो इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन। तो इलेक्शन पिटीशन फाइल करके ही इसे क्वेश्चन किया जा सकता है, अदरवाइज इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। एंड इलेक्शन पिटीशंस आर डिटरमिन्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट पावर्स फंक्शंस एंड फाइनेंसेस डिटरमिन्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर।
The state legislature may endow the panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self government. तो स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को वो पावर्स देगा जो पावर्स जरूरी है इनको इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए। जो 11th शेड्यूल है इनमें 29 मैटर्स हैं जिनको कि ट्रांसफर किया जा सकता है पंचायत में, पंचायत को, ठीक है। एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऑथराइज कर सकता है पंचायत को टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स, टैक्स को लेवी कलेक्ट करने के लिए, अप्रोप्रिएट करने के लिए। सेकंड, असाइन टू अ पंचायत टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज भी कर सकता है टैक्स वैक्स कलेक्ट करने के लिए। सेकंड, टैक्सेस जो कलेक्ट किया है स्टेट लेजिस्लेचर ने वो इन्हें असाइन भी कर सकता है। थर्ड, इनको ग्रांट इन एड भी दे सकता है। एंड फोर्थ, ये फंड्स भी क्रिएट करवा सकता है फॉर क्रिएटिंग ऑल द मनीज ऑफ द पंचायत। तो ये सब करा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर। टैक्स लेवी करने के लिए ऑथराइजेशन, टैक्सेस को असाइन भी कर सकता है, ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड कर सकता है एंड फंड्स भी क्रिएट कर सकता है फॉर क्रिएटिंग मनीज ऑफ द पंचायत। अच्छा, अब 29 मैटर्स हैं दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द पंचायत। 11 शेड्यूल में 29 मैटर्स हैं। कौन कौन से मैटर्स हैं फटाफट देख लेते हैं। एक तो एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स, तो एग्रीकल्चर लैंड इंप्रूवमेंट। फिर माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सब देखो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। एग्रीकल्चर लैंड इंप्रूवमेंट, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्रीज, फिशरीज। सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, cultural activities, markets and fairs, health and sanitation, family welfare, women and child development, social welfare, welfare of the weaker sections and public distribution system। तो इन मैटर्स को 11th शेड्यूल में कवर किया गया है। इनको ट्रांसफर किया जा सकता है इन मैटर्स को टू द पंचायत, ठीक है। इसके बाद कंपलसरी प्रोविजंस, कौन कौन से कंपलसरी प्रोविजंस है रिगार्डिंग द पंचायत। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो ग्राम सभा को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा विलेज में या ग्रुप ऑफ विलेजेस में। सेकंड पॉइंट कि पंचायत को एस्टेब्लिश करना होगा एट द विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। थर्ड, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे टू ऑल द सीट्स इन पंचायत एट द विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब तीनों ही लेवल पे जो इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्ट होंगे। फोर्थ पॉइंट, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में बाकी सीट्स तो डायरेक्ट इलेक्शन ही होंगे, बट जो चेयरपर्सन का जो सीट है इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर विलेज लेवल है, विलेज लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन ही होगा चेयरपर्सन के लिए भी, बट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिर्फ चेयरपर्सन के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इसके बाद जो मिनिमम एज है पंचायत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का वो है 21 ईयर्स। फिर 1/3 सीट्स जो होंगे वो रिजर्व होंगे फॉर वुमेन एंड एससी एसटीज के लिए भी रिजर्व होंगे सीट्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। इसके बाद टेन्योर इनका फिक्स है 5 ईयर्स एंड कभी भी अगर डिसॉल्व हो जाता है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शंस कराने होंगे। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश करना जरूरी है एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराएगा इलेक्शंस ऑफ पंचायत। इसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत हर 5 साल में। स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। अच्छा, वॉलंटरी प्रोविजंस कौन कौन से हैं। एंडोविंग द ग्राम सभा विद पावर्स एंड फंक्शंस द विलेज लेवल, ग्राम सभा को पावर्स एंड फंक्शंस दिया जाए विलेज लेवल में, ये वॉलंटरी प्रोविजन है, मैंडेटरी नहीं है। तो डिटरमिनिंग द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत। इसके बाद गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत, गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू चेयरपर्सन ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत एंड गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन द पंचायत। तो ये वॉलंटरी प्रोविजंस है। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स प्रोवाइड करना मैंडेटरी नहीं है, एससी एसटी के लिए मैंडेटरी है बट बैकवर्ड क्लासेस के लिए मैंडेटरी नहीं है। फिर ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू द पंचायत, जैसे टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टोल्स एंड फीस, ये ग्रांट करना ये मैंडेटरी नहीं है। ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, जो ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करते हैं पंचायत को वो भी मैंडेटरी नहीं है, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, मैंडेटरी नहीं है, ये भी वॉलंटरी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रिएटिंग ऑल द मनी ऑफ द पंचायत, पंचायत के सारे मनी को क्रिएट करने के लिए एक फंड जो क्रिएट करना है वो भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी वॉलंटरी प्रोविजन है। इसके बाद आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243 आई।
So the governor of a state shall after every 5 years constitute a finance commission to review the financial position of the panchayats. तो सबसे पहले तो पॉइंट ये है आता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। कितने सालों में कॉन्स्टिट्यूट करेगा? हर 5 सालों में कॉन्स्टिट्यूट करेगा। क्यों कॉन्स्टिट्यूट करेगा? इसलिए कॉन्स्टिट्यूट करेगा ताकि वो फाइनेंशियल पोजीशन देख पाए पंचायत का। ठीक है। इट शैल मेक द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर। कौन कौन से रिकमेंडेशंस करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस। जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत, पंचायत एंड स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दे सकता है। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस दैट मे बी असाइन टू द पंचायत। कौन कौन से टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस को पंचायत को असाइन कर सकते हैं, ये भी डिटर्मिन करेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। थर्ड पॉइंट, ग्रांट सीनेट टू द पंचायत फ्रॉम द काउंसिल फंड ऑफ द स्टेट। ग्रांट सीनेट कितना दिया जाना चाहिए, ये भी रिकमेंड करेगा। फोर्थ, तो अभी तक क्या क्या देखा? डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत रिगार्डिंग द नेट प्रोसीड्स। फिर टैक्सेस एंड ड्यूटीज कौन से दिए जाएंगे वो। थर्ड, ग्रांट सीनेट कितना दिया जाएगा पंचायत को। फोर्थ, कंपोजिशन एंड क्वालिफिकेशन डिटरमिन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो कंपोजिशन एंड क्वालिफिकेशन होंगे रिगार्डिंग द पंचायत वो डिटरमिन करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद गवर्नर शैल प्लेस द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन अलोंग विद द एक्शन टेकन रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी गवर्नर है वो रिकमेंडेशंस जो है कमीशन का, फिनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन, उनको प्लेस करेगा स्टेट लेजिस्लेचर में। तो उनके रिकमेंडेशंस अलोंग विद द एक्शंस टेकन ये प्लेस करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर में। इसके बाद सेंट्रल फाइनेंस कमीशन कैन रिकमेंड मेजर्स टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन रिकमेंड भी कर सकता है ये भी मेजर कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट को बढ़ाया जाए एंड पंचायत के रिसोर्सेज को सप्लीमेंट किया जाए। ठीक है। अदर प्रोविजंस, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। तो जो भी एग्जिस्टिंग लॉ रहेगा रिगार्डिंग द पंचायत तो वो 1 साल कंटिन्यू रहेगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। जब ये एक्ट कंस्टिट्यूट हो गया, कमेंस हो गया, उस कमेंसमेंट से 1 साल के बाद तक ये जो पुराना लॉ था वो लागू रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया, अभी काम का नहीं है। इसके बाद ऑडिट एंड अकाउंट्स आर डिटरमिन्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान देना, ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ पंचायत आर डिटरमिन्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कि कैसे कैसे ऑडिट होगा, कितने पीरियड में होगा, कौन ऑडिट करेगा, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, तो वो सब स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन करेगा। इसके बाद एप्लीकेशन टू यूटी, it is applicable to the union territories. However, the president may direct that they apply to a union territory subject to such exceptions and modifications as he or she may specify. तो क्या यूनियन टेरिटरी को अप्लाई करता है पंचायत के नियम? हाँ, अप्लाई करता है, बट प्रेसिडेंट चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी में किस तरीके से अप्लाई करेगा। कुछ एक्सेप्शंस या मॉडिफिकेशंस प्रेसिडेंट चाहे तो लगा सकता है। इसके बाद सर्टेन एरियाज एग्जेम्प्टेड हैं, कुछ को, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड अदर्स हिल एरियाज ऑफ मणिपुर फॉर विच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एग्जिस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर विच दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट। तो ये कुछ एरियाज एग्जेम्प्टेड हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद पार्लियामेंट चाहे तो इस प्रोविजन को एक्सटेंड कर सकता है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स में, एंड कुछ एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन भी लगा सकता है। एंड इसके अलावा ये जो पार्लियामेंट है इसने इनैक्ट कर दिया प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, जिसे हम कॉमनली पेसा एक्ट बोलते हैं या एक्सटेंशन एक्ट बोलते हैं। पेसा एक्ट फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996। तो ये पेसा एक्ट ले आया शेड्यूल एरियाज के लिए, मतलब ट्राइबल एरियाज के लिए। So the provisions of Part 9 of the Constitution regarding panchayats do not apply to the areas specified in the 5th schedule. जो 5th schedule में जो भी areas specified हैं उन areas पे apply नहीं करता है Part 9 के provisions regarding the panchayats. However, the Parliament has the power to extend these provisions to such areas with specific modifications and exceptions. लेकिन Parliament के पास power है कि इन areas में भी इसको apply कर सकता है। ठीक है, पंचायत के नियम को apply कर सकता है with such modifications and exceptions, जो भी वो चाहे। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ पेसा एक्ट अगर देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द पंचायत इन द शेड्यूल एरियाज टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द कस्टमरी लॉ, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो भी स्टेट लेजिस्लेशन बनेगा पंचायत पे, जो भी लॉ पंचायत पे बन देंगे शेड्यूल एरियाज में, वो कस्टमरी लॉ, वहां के जो कस्टमरी लॉ हैं, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ठीक है, एंड ग्राम सभा होगा सभी विलेज में। देयर शुड बी अ ग्राम सभा इन एवरी विलेज, सभी विलेज में ग्राम सभा होगा। इट शुड कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स इन इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पंचायत। एंड जो ग्राम सभा होंगे
ग्राम सभा में कंसिस्ट करने चाहिए वो पर्सन्स जो कि उसी विलेज लेवल पे वहां पे ही रहते हैं। तो इट शुड कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स इन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पंचायत एट द विलेज लेवल। तो उस पंचायत में जो इलेक्टोरल रोल में जो भी पर्सन्स होंगे वो ग्राम सभा में होने चाहिए। इट शैल हैव द अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। तो ग्राम सभा के पास अथॉरिटी रहेगा कि ये उनके वहां के ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ग्राम सभा के पास ये पावर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेनिफिशियरीज, किसी भी प्लान्स के बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करें। ये पावर है ग्राम सभा के पास। Every panchayat at the village level shall be required to obtain from the Gram Sabha a certification of utilization of the funds for the above plans, programs and projects। तो जो भी plans, programs and projects होंगे उनके रिगार्डिंग हर पंचायत को विलेज लेवल पे उनको ऑब्टेन करना पड़ेगा ग्राम सभा से एक सर्टिफिकेट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि जितने भी फंड्स आए थे वो आपने यूटिलाइज कर लिया है। वो हर पंचायत को विलेज लेवल पे ग्राम सभा से ऑब्टेन करना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट। ठीक है। अच्छा, अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द शेड्यूल एरियाज इन एवरी पंचायत शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटीज। जो भी सीट्स का रिजर्वेशन रहेगा वो एज पर पॉपुलेशन होगा। एंड रिजर्वेशन जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके बाद चेयरपर्सन्स ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो भी शेड्यूल एरियाज हैं उनके जो चेयरपर्सन्स होंगे वो उसका सीट हमेशा शेड्यूल ट्राइब के लिए ही रिजर्व रहेगा इन शेड्यूल एरियाज में। ठीक है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकता है एसटीज को विच हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल और द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन एट द इंटरमीडिएट लेवल और द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, लेकिन जो भी नॉमिनेशन रहेगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट वो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकता है एसटीज को जिनका कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस पंचायत में एट द इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, लेकिन ऐसे नॉमिनेशन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं होने चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/10 से ज्यादा। ठीक है। इसके बाद जो ग्राम सभा है और द पंचायत उनके साथ कंसल्टेशन लेना पड़ेगा बिफोर एक्विजिशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल एरियाज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड रीसेटलिंग ऑफ रिहेबिलिटेटिंग। तो कोई भी अगर वहां पे रीसेटल होना चाह रहा है या फिर वहां पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर कुछ बनाना है शेड्यूल एरियाज में तो ग्राम सभा या पंचायत से कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो माइनर वाटर बॉडीज हैं इन शेड्यूल एरियाज उनको पंचायत को ही दिया जाएगा उनके पावर्स। ठीक है। माइनर वाटर बॉडीज के पावर पंचायत को ही दिया जाएगा। फिर रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा और द पंचायत आर मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल्स। तो माइनर मिनरल्स के लिए अगर लीज दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं जमीन या फिर लाइसेंस दे रहे हैं कि प्रोस्पेक्शन आप कर सकते हो, मतलब ढूंढ सकते हो, प्रोस्पेक्शन कर सकते हो या माइन कर सकते हो, तो इसके लिए अगर कभी भी देते हैं अगर अथॉरिटी तो ग्राम सभा या पंचायत का रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद power to enforce prohibition or to regulate or restrict the sale and consumption of any intoxicant, ownership of minor forest produce, prevent alienation of land in the rural areas। तो ये चाहे तो ग्राम सभा चाहे तो प्रोहिबिशन भी इन्फोर्स कर सकता है रिगार्डिंग द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, मतलब जैसे दारू वारू को खरीद बेचने के लिए या कंज्यूम करने के लिए इसके रिगार्डिंग कोई प्रोहिबिशन भी चाहे तो ला सकता है ग्राम सभा इन शेड्यूल एरियाज में। इसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेशंस हैं वो उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट पंचायत एट हायर लेवल्स फ्रॉम यूसर्पिंग द पावर्स, कि पावर्स को यूसर्प ना कर दें। तो इसके रिगार्डिंग कुछ सेफगार्ड्स एस्टेब्लिश करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेशंस को, मतलब लॉज ऐसे लाने पड़ेंगे ताकि सेफगार्ड्स क्रिएट हो पाए टू प्रिवेंट यूसर्पेशन ऑफ पावर्स। And the state legislature shall strive to emulate the administrative structure outlined in the 6th schedule to the constitution while formulating the administrative setup for the panchayats at the district level in the scheduled areas। तो शेड्यूल एरियाज के लिए अगर पंचायत को फॉर्मुलेट किया जा रहा है, मतलब उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लगाया जा रहा है, तो वो 6th शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए 6th शेड्यूल उनको मद्देनजर रखते हुए पंचायत का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाएगा। ठीक है। फिर any provision of any law relating to panchayats in the scheduled areas inconsistent with the PESA Act shall cease to be enforced at the expiry of 1 year from the date on which this act receives the assent of the president। तो जब भी पेसा एक्ट आएगा, जब पेसा एक्ट आया तो पेसा एक्ट आने के बाद
जो भी एग्जिस्टिंग लॉज थे विच वर इनकंसिस्टेंट विद द पेसा एक्ट, तो वो 1 साल तक ही लागू रहेंगे, उसके बाद फिर वो लागू नहीं रहेंगे। फिर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी? तो जो यूनियन गवर्नमेंट जो इन्हें ग्रांट्स देती है वो, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट का जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स होता है वो, फिर लोन्स और ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट, लोन्स और ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, फिर प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत अगर कोई प्रोग्राम एलोकेशन किया गया है, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन पैसे दिए जाते हैं उसमें, तो वैसे भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो ग्रांट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, फिर लोन्स और ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, डिवोल्यूशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, फिर प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, एंड इंटरनल रिसोर्स जनरेशन, जैसे टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इनका खुद का अगर होगा तो उससे भी इनका इनकम होता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बाद कौन कौन से कमिटीज एस्टेब्लिश हुए रिगार्डिंग द पंचायती राज? तो 2001 में एस्टेब्लिश हुआ टास्क फोर्स ऑन डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कि पावर्स एंड फंक्शंस को कैसे डिवॉल्व करें, तो इसके रिगार्डिंग टास्क फोर्स क्रिएट हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ललित माथुर 2001 में। फिर इसके बाद 2005 में आया एक्सपर्ट ग्रुप ऑन प्लानिंग एट द ग्रास रूट्स लेवल, ग्रास रूट्स लेवल में कैसे प्लानिंग करें, इसके रिगार्डिंग था वी रामचंद्रन कमिटी। इसके बाद टास्क फोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मैनुअल प्रिपरेशन के लिए 2008 में बना कमिटी, चेयर्ड बाय श्रीमती राजवंत संधू। इसके बाद 2010 में बना कमिटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डीआरडीए, मतलब डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कमेटी बना, चेयर्ड बाय वी रामचंद्रन। तो प्लानिंग एट द ग्रास रूट्स लेवल एज वेल एज कमिटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डीआरडीए, दोनों के लिए वी रामचंद्रन ही था चेयरमैन। इसके बाद 2012 में एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बना कमेटी, चेयर्ड बाय मणिशंकर अय्यर, एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पंचायत खत्म होता है अब। थैंक यू।